बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, मुल्क के आम इश्यूज़ पर बात करें। 9 मई के वाक़े पर शदीद मज़म्मत की जा रही है पूरे पाकिस्तान की जानिब से, और जितने भी तमाम सियासी लीडर्स हों या उसके अलावा जितने भी हमारे लोग हों, सब मज़म्मत कर रहे हैं क्योंकि इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं वो तमाम वाक़यात जो 9 मई को पेश आए। जिस तरह से आर्मी की तमाम तनसीबात को और फ़ौजी इमलाक को और प्राइवेट भी तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया, डैमेज किया गया, कई गाड़ियाँ जलाई गईं, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गईं। हमने देखा जिन्ना हाउस को जलाया गया। जिस तरह से जिन लोगों ने जलाया वो कभी भी पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते, कभी भी इस मुल्क के साथ उनके दिल में दर्द नहीं हो सकता। जो कुछ हुआ यहाँ पर इंतहाई काबिल मज़म्मत है क्योंकि हमारी पाक फ़ौज है, तो पाक फ़ौज के साथ ही हमारा मुल्क है और हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चूँकि ये फ़ौज ही है, जब ये बॉर्डर्स पे हमारे लिए खड़े होते हैं तो हम आराम से अपने मुल्क में सोते हैं। अगर ये बॉर्डर्स पे ना हों तो शायद इस मुल्क के अंदर अमन जिस तरह से कायम है ऐसा ना हो सके। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी कंस्पिरेसी जिन लोगों ने की है, कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए उनको, लेकिन उन्हीं लोगों को पहुँचाना चाहिए है, बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। जो जेनुइनली जो लोग इसकी रीज़न हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ ही तमाम एक्शंस होने चाहिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किलात का शिकार है। आज शायद इमरान खान साहब को भी याद आते होंगे अल्फाज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। वो कहते थे कि दोनों असम्बलियाँ तहलील ना करें, अपने हाथ से ये जो रह गई पावर है मत छोड़ें इसको, क्योंकि अगर ये किया तो उसके बाद आपका टफ़ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और वो टफ़ टाइम स्टार्ट हो चुका है। देख रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, कोर्ट्स रिलीफ दे रही हैं और ज़ाहिर कह रहे हैं कि कलअदम करार दे रहे हैं बहुत सी गिरफ़्तारियों को, बहुत से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, गैर कानूनी करार दी जा रही हैं तमाम गिरफ़्तारियाँ। उसके बावजूद भी जो कुछ हो रहा है, इस टाइम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात हो चुकी है ज़मान पार्क के तमाम अतराफ़ में। इमरान खान साहब ज़मान पार्क में ही मौजूद हैं अपनी रिहाइशगाह पर, कुछ कारकुनान भी वहाँ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत और वज़ीर इत्तलात पंजाब अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बताया कि 30 से 40 के करीब जो है वो लोग जो दहशतगर्द हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। अब वो 30-40 लोग कौन हैं, उनकी किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं दिया गया, लेकिन बस कह दिया गया कि 30-40 लोग मौजूद हैं। और पुलिस को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ्री हैंड दे दिया है टू डू द ऑपरेशन एट ज़मान पार्क। और वो 30-40 जो दहशतगर्दों का कहा जा रहा है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उनको पकड़ने के लिए ज़मान पार्क के ऊपर अब धावा बोला जाएगा, ये ऑपरेशन किया जाएगा। ना जाने इसमें क्या होगा। इमरान खान साहब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अभी जो अपना बयान दिया, अपनी ट्वीट भी की, उन्होंने ये कहा कि शायद ये मेरी आपकी गिरफ़्तारी से पहले आखिरी ट्वीट होगी। इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा कि यहाँ पर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, लेकिन मुझे नहीं आने दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी का खदशा ज़ाहिर कर दिया और कहा कि पुलिस मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा कर चुकी है। पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन नहीं लड़ना और किसी भी तरह से इमरान खान को इस मुल्क पर दोबारा आने नहीं देना, इसका फ़ैसला हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कभी भी इदारों में मुदाखलत नहीं करूँगा और ना मैं करता हूँ, ना मैं कभी इदारों में मुदाखलत करूँगा। पाक फ़ौज मेरी फ़ौज है। मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा दिफा अपनी फ़ौज का किया है, हमेशा किया है और करता रहूँगा, क्योंकि ये मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। खान साहब बार बार अब उनको ये सेंटेंसेस दोहराने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इस टाइम पे उनके मुखालिफिन बयानियाँ बना चुके हैं और उस पर कायम हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, और बाकायदा इश्तहारात चल रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर 9 मई के ब्लैक डे बनाकर, और वो पूरा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाला जा रहा है। बहुत सी ऑडियोज़ भी हमारे सामने आई, बहुत कुछ सामने आया, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेख इलियास साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया जी बिलाल साहब। इलियास मजीद शेख साहब, और अपनी बात का आगाज़ करूँगा आपसे। जो कुछ हो रहा है यहाँ पर सर, अब ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज इमरान खान साहब के पुराने दोस्त जहांगीर खान तरीन साहब बड़े अरसे के बाद वो भी आए और उन्होंने आकर कैमरा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ ही मौजूद थे ओन चौधरी साहब भी, जो शायद इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हुआ करते थे। उन्हें ड्रग कार्टेल कहते थे। अताउल्लाह तारड़ साहब कहते थे ये माफिया है, ये ड्रग्स सप्लाई करता है। आज वो एडवाइज़र हैं शहबाज शरीफ साहब के। शायद अब उन्होंने बिज़नेस चेंज कर लिया होगा, तब शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हो गए। पहले तो वो ड्रग सप्लाई करते थे अकॉर्डिंग टू अताउल्लाह तारड़ साहब।
अब खैर वो एडवाइज़र हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के, वो भी साथ मौजूद थे। और जहांगीर खान तरीन ने ये कहा कि 10 साल नया पाकिस्तान बनाने के लिए दिए थे, इन्होंने जिन्ना हाउस तक पहुँच गए, उन्होंने जो जलाया, जो कुछ किया और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या हो रहा है सर हमारी इस मुल्क की सियासत में इलियास मजीद शेख साहब? बिलाल साहब, पहले तो बात यह है कि आप इमरान खान के पिछले बयान उठा के देख लें जी कि वो आर्मी के बारे में क्या बोलते थे। ठीक है। आप फवाद चौधरी का एक बयान मुझे अभी याद आ रहा है जी, वो जिसमें उसने कहा था कि फौज को लहू लग गया है। ऐसा फिक्रा नहीं बोलना चाहिए था। सेकेंडली, आप अपने वर्कर को जो बोलते हो वो उन्होंने वही सीखना होता है। आप इमरान खान की सब तकरीरें उठा के देख लें, ठीक, वो अपने वर्करों को हमेशा ही फौज के खिलाफ बोलता था, हमेशा ही फौज के खिलाफ बोलता था। और हमेशा वो दारों को वो OAIG या SP या जजेस को धमकियां देना, ठीक, ये जेब नहीं देता किसी सियासीदान। जजेस को धमकियां देना जेब नहीं देता किसी भी सियासी शख्सियत को। मरीम औरंगजेब साहिबा ने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कहा कि आपके घरों के अंदर घुसकर आग लगा देंगे, मैं इस चीज़ की पेशगोई कर रही हूँ अगर आपने इमरान खान के हक में फैसला किया। देखिए बिलाल साहब, हर चीज़ का एक एंड होता है सर। क्या ये भी जेब नहीं देता? इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मेरी बात सुने कि चीफ जस्टिस साहब, एक सीधा साधा केस है, सिंपल केस है, बड़ा सिंपल, कि 60 अरब रुपए का केस है, वो आना चाहिए था गवर्नमेंट पाकिस्तान के खाते में, वो चला गया उसके जुर्माने के खाते में, उसको मसला। और वो कह रहा है चीफ जस्टिस, पैसे तो अभी भी वहां मौजूद है। 60 अरब की करप्शन कैसे हो गई सर? ये तो समझाएं मुझे। क्या करप्शन, क्या बोले आप? 60 अरब की करप्शन कैसे हो गई? वो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं। आज भी उसके खिलाफ एक्शन लें, आज भी केस करें। मलिक रियाज साहब जो मालिक हैं, जो इनकी करप्शन का पैसा था, उन्हें बुलाएं, बुला के चीज को साबित करें। देखिए बात सुने बिलाल साहब, हम हकीकत पे आंखें क्यों चढ़ाते हैं? ठीक, हकीकत में मबनी बातों का सामना करना चाहिए। वो तो इन्होंने लेके दिया, इसकी गवर्नमेंट ने, कसूर इसकी गवर्नमेंट का है। दैट इज स्टिल रिवर्टेबल। देखिए बात सुने, नहीं देखिए वो, लेकिन देखिए गवर्नमेंट का कसूर इसका है कि इसकी गवर्नमेंट में कमीना छोड़े पैसा वही मौजूद है, पैसा कहीं नहीं गया, वो अकाउंट में चला गया है, वो वहां जुर्माने की शक्ल में उसके अकाउंट में खाते में लेस हो गया। सर आज भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको वापस रिवर्ट किया जा सकता है। भाई वापस की मैं बात सुने, इसका मतलब है कि एक बंदा चोरी करता है, कागज सामान वापस कर दे तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। डाका मारता है बंदे को, वो डाका मारने के बाद रकम वापस कर दे। सर मेरा सवाल ये है कि चोरी का पैसा तो था, देखिए जिस बिजनेस टाइकून का चोरी का पैसा था, उससे तो आज तक कोई पूछताछ नहीं कर रहा। करना चाहिए, क्यों नहीं करते? करना चाहिए। जो देखे हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखे, चीफ जस्टिस बोले, आपको देख के खुशी हुई, फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको प्रोटोकॉल दिया जाए। मैं कहता हूं कि उसकी चेयर बन जाएगी, मेरी बात याद रखिएगा। नहीं तो जहां से गुजरेगा चीफ जस्टिस, उसके लोग कहेंगे तुम्हें देख के खुशी हुई। वो देखो कुदरत का भी देख होता है कि एक बंदा देखे, एक जिस तरह उनको कोर्ट्स में कोई किसी लीडर को भी कहते इधर से वो पुलिस मेहनत करके पकड़ दिया, वो जमानत दे देती है। ऐसे ऐसे जमानतें देखिए। कल भी मेरे साथ माहिर कानून मौजूद थे और मैंने उनसे सवाल किया कि जब अदालतों के अंदर रूटीन में मुजरिमों को पेश किया जाता है या मुलजिमों को जिन पर इल्ज़ाम होता है उनको पेश किया जाता है, क्या जजेस हजरात उनके खिलाफ वहाँ पर कोई उनसे बद अखलाकी करते हैं, क्या उनसे बदसलूकी करते हैं? जब उन्हें रोस्टरम पर बुलाया जाता है तो उस कानूनदान ने मुझे बताया कि नहीं, हर जज खुश इखलाकी से बात करता है, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना खड़ा हो रोस्टरम के अंदर। अब अगर जज साहब वहां पे इमरान खान को बुरा भला कहते और उसको वहां पे यानी कि तमाम चीजों के ऊपर उनके साथ बद इखलाकी करते, तो आप लोगों को बड़ी तसल्ली होनी थी शेख साहब। क्या ये होना था? देखिए बात सर नॉर्मल रहना चाहिए। सर नॉर्मल ही था ना। नॉर्मल क्या ये गुड गेस्टर, देखे गुड जस्टिस कहां से आ गया? क्यों नहीं आ गया? सिंपल जा केस है, 60 अरब रुपया उसने उसको फायदा पहुंचाया। बात गिरफ्तारी की हो रही थी, गिरफ्तारी को उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी क्यों करार वो इस केस को स्टडी कर चुके थे, उन्होंने कहा कोर्ट के अंदर से जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। उसके मुताबिक उन्होंने पूरे सिस्टम को रिवर्स किया और उन्होंने कहा जहां पर गिरफ्तारी हुई थी वहां से मामला दोबारा शुरू होगा। और देखिए उनको जमानत मिली। जमानत देना तो और किसी का राइट है। मैं छोटी सी बात करूंगा जी, कि जैसे ही थोड़ी सी सख्ती हुई है, जमान पार्क आपका खाली हो गया। ये वही जमान पार्क है ना
जिसके ऊपर 10,000 15,000 लोग हर वक्त बैठे रहते थे और तमाशबीनी जो भी करते थे, मैं नहीं बोलता, जो हालात चल रहे थे, रोड ब्लॉक की हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर का सफर आधे घंटे में होता था, जो आधे मिनट में होना चाहिए था। वो जो पेट्रोल ज़ाया होता था, जो लोगों का टाइम ज़ाया होता था, कौन जिम्मेदार है? आज कानून की थोड़ी सी हुक्मरानी नजर आई। अभी सिर्फ इतना इशारा मिला कि क्या आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट्स हरकत में आएंगी और 15-20 में फैसला होगा। वही लीडर, वही फवाद चौधरी जो कहता था कि लहू लग गया फौज को, वही कह रहा नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। क्यों? डंडा नजर आया। इनका वही लीडर जो कल तक बरके लगा रहे थे, अभी मुझे याद है कि 3 दफा सवाल किया, ये अपनी पराडो में यहाँ ग्लैन क्लोजर में बैठे हुए थे शायद मोहम्मद कुरैशी साहब, तो बार बार साफी ने कहा कि आप इस वाकये की मजम्मत करते हैं। वो कहता था शायद मोहम्मद कुरैशी, नहीं मैं उस पुलिस वालों की मजम्मत करता हूँ, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। 3 दफा सवाल किया, 3 दफा वो शायद मोहम्मद कुरैशी साहब बात को गोल करके, अब उनका भी कल परसों बयान आ जाएगा। देखिए, हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए, हमें वो बात करनी नहीं चाहिए। कभी 75 साल 76 साल जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपने वर्कर को कहा हो कि ऐसे करो? जब उन्होंने कहना है वर्कर तो बेचारा मासूम और छोटा, अब वो बेचारे देखिए, पहली बात यह है कि इसमें हम ऐसा नहीं है किसी को निजायज सजा मिलेगी। ठीक, हमें देखे उसके सर यहाँ पर जो कुछ होता है सारी जायज सजाएं लोगों को मिल रही होती है। वो मेरे मोहतरम, ये हमारा निज़ाम खत्म हो चुका है। मैं कहता हूं, मैं कॉलम लिखता हूं, मैं इसमें लिख चुका हूं, यह सजा ना होने की वजह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, सजा तो होती नहीं है। अब मैंने देखा है डाकुओं की जमानत होती महीने के अंदर, रंगे हाथों डाकू, वो डाकुओं ने 302 के कत्ल में होती है सर, मर्डर किया हो तो उसमें भी जमानतें हो जाती, बिल्कुल हो जाती। तो यहाँ पर एक शख्स की जमानतों पर एतराज क्यों जिस पर 146 पर्चे किए हुए? मेरी बात सुने, किसी शख्स पर 146 पर्चे कभी आपने सुने हैं सर? एक साल में उनकी जमानतें हो रही हैं, इतराज कब हम कर रहे हैं? मैं देखिए, अब मैं इसमें बात ये कर रहा हूँ कि कानून होना चाहिए। देखें, अभी तो ये 2 दिन या 3 दिन अंदर रह के आया, अभी मैं देख रहा था, मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा अपना 400 दिन 158 दिन मरियम नवाज साहबा रही, नवाज शरीफ साहब रहे, उन्होंने इस तरह दौड़ तो नहीं लगाई, इस तरह भागे तो नवाज शरीफ साहब सर, और आराम से उन्होंने हैं। नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? मैं आप वो लंदन में है, लंदन में है, दौड़ नहीं लगाई पाकिस्तान से, लंदन में बैठे हैं, किस तरह चले गए सर? वो देखें, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे मुल्क छोड़ने चले गए, मुल्क छोड़ने चले गए, वो बड़ी खुशी खुशी आए बेटी को साथ लेके। देखिए बला साहब, मुझे बोलने देना आपने प्लीज। खुशी खुशी आए, अपनी बेटी के साथ आए, और जब उन्होंने आके गिरफ्तारी दी, जब उन्होंने देखा कि कोर्ट जो सिस्टम में आया था कि कोर्ट सारी इमरान खान के फेवर में करी है, अच्छा, जा रही है, और उसको सिर्फ बेटे से अपना क्या कामे की बना के ऊपर नायर करा दिया जाता है फॉर एवर। नंबर 1 कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। जबकि अच्छा एक बात हो, जबकि अगर जो उसका वॉल्यूम 10 है, जो जिसकी बात की जाती है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम वो एसेट्स, तमाम वो बातें सामने आई। ये भी सामने आया कि नवाज शरीफ साहब 2006 से लेकर ऑनवर्ड्स 2013 तक इनके अकाउंट के अंदर तनख्वाह आती रही, जो इन्होंने 2013 के अंदर वापस भेजी, और फिर उसको एक्सेप्ट भी किया गया, हाँ जी मुझे ये पैसे आते रहे मेरे बेटे की जानिब से और मैंने ये पैसे वापस भेजे हैं। और इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें, कैलिबरी फॉन्ट की बात क्या करें, तमाम चीज़ों की बात क्या करें, इस केस के अंदर वो सब चीज़ें साबित हुई थी। ये तमाम इंकशाफात इसी केस के मौजूद जज साहब ने बताई। फिर उसमें सजा क्यों नहीं हुई? सर उसी में सजा हुई थी ना, और किसमें हुई थी? उसमें मेरी बात सुनिए, ये तो आप अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे सजा हुई और मुझे नाअहल किया गया। देखिए उसमें जो कुछ हुआ वो अब पाशा साहब ने या बाजवा साहब ने, सर अब तो उनका भाई वज़ीर आज़म है, आप क्यों वापस क्यों नहीं आते? आपने सब ने कहले इताफ़ जुर्म कर लिया, अपने कहले जो उन्होंने गलती की थी उसका उन्होंने इतराफ कर लिया। सर इतराफ कर लिया तो सजा होनी चाहिए ना, फिर उनका भी जिन गलतियों का इतराफ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। लंदन से कौन पकड़ने जाए? उनका भाई वज़ीर आज़म है, लंदन से कैसे पकड़ने जाए? यहाँ पे तो ये आलम है कि हुकूमत ने दफा 144 लगाई इस्लामाबाद के अंदर, हुकूमत के इत्तेहादी मरियम नवाज, उनकी अपनी भतीजी हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग, तमाम नून लीग के वर्कर्स पहुंचे उस धरने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, रेड जोन के गेट फलांगे, गेट तोड़ के अंदर घुसे, रेड जोन के अंदर एंटर हो गए, वहां पर धरना दिया, दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी हुकूमत के अंदर ही बैठे हुए। यानी कि किसी किस्म के कानून को ये हुकूमत खुद नहीं मानती है, ये उन्होंने साबित किया। देखिए बात सुने, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अगर सही हो ना, किसी पार्टी को जुर्त ना पैदा हो,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं इस्लामाबाद, इन पर शेलिंग होती है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, पुलिस के जत्थे लगते हैं, वहां पर कोई पुलिस वाला नजर ही नहीं आया। मेरी बात सुने जी कि अब वही चीफ जस्टिस जिसने कहा था कि इमरान खान के जलसे को जब लॉन्ग मार्च उसने किया था कि आपने अंदर नहीं जाना, तो वही चीफ जस्टिस क्या कह रहा है, हो सकता है कि उसको पता ना चला हो इसलिए इसको लीव दे दिया जाए, तो इन्हें ना लगाई जाए। जब एक आपका देखें चेहरा होता है इंसान का, मुनाफिक की लाइफ नहीं होती, ठीक, मुनाफिक वक्त बताता है कौन मुनाफिक था मुल्क के लिए, किस किसने क्या किया। सर क्या देखिए वो चीफ जस्टिस इधर ऐसे कभी हुआ है कि जी इसको एडवांस, कभी किसी को ऐसा हुआ है कि एडवांस पर्चा भी अगर हो जाए तो आपने गिरफ्तारी नहीं करनी ही नहीं है, फ्री हैंड दे दिया जाए, आगे 70 खून कर दे तब भी नहीं गिरफ्तार करना। सर प्री अरेस्ट बेल अगर ले ली हो तो होता है ऐसा? मेरी बात सुनिए बलाल साहब, इंटरिम बेल इसी को तो कहते हैं। आपने एक तरफ तो ये देखे ना कि एक तरफ आपने कर दिया हर किसी को, देखो 374 374 डेज नवाज शरीफ साहब अंदर है, 627 हमजा शहबाज अंदर आ, 174 डेज जो उसने फवाद चौधरी ने भी कहा कि हमने गलत किया था पर्चा राना सनाउल्लाह के ऊपर, इन्हों के लीडरों ने बहुत सारे माना कि हाँ हमने मना भी किया था। एहसन इकबाल साहब 64 डेज रहे। अच्छा उसके बाद आप आज बेनजीर साहबा सॉरी मरीम नवाज 158। बेनजीर साहबा कितनी देर अंदर रही हैं? वो भी एक मिनट, नवाज शरीफ साहब की वजह से कितनी देर बेनजीर साहब अंदर रही हैं? अपना 462 462 दिन साद रफीक अंदर रहा, 176 ख्वाजा आसफ अरेस्ट रहा। अच्छा मियां शहबाज शरीफ 340 प्राइम मिनिस्टर होके, कभी आपने लगा देखा प्राइम मिनिस्टर होते हुए अंदर नहीं थे? अच्छा उसमें चीफ मिनिस्टर है। अच्छा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अरेस्ट नहीं हुआ, अच्छा, सीएम को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। उसके अलावा सुन ले से उतरे हैं तब उन्होंने वो ये टाइम गुजारा है। अपने अब्बासी साहब वज़ीर आज़म साहब का 222 दिन अंदर है, किसी को पता है किसी ने वहां जुलूस जलसा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अपने मुझे तो पिरवेले का वो बयान याद आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि डब्बू पहले रेस्ट हो जाता था, हमारी असम्बली ना टूटती। वो भाई आपने खुद ही तो मजाक बना दिया, कभी असम्बली तोड़ दो, कभी असम्बली बहाल कर दो, कभी आप असम्बली से हम जा रहे हैं, कभी हम वापस आ रहे हैं। नैब में तरामीम किसने की है सर? वो इन्होंने पीडीएम ने की, इनकी वजह से रिलीफ मिला इमरान खान को। भाई मिला ना, मिला। अब खुद कानून में कानून साजी की है, खुद से तरामीम की है, वो नैब को टुथलेस की है, तो फिर यही कसूरवार है शायद इसके। चले ठीक, अब मिला ना, मिसाल है कि लेकिन वो तो केस सामने, अब उसका जब ट्रायल कंप्लीट होगा तो अरेस्ट हो जाएगा। अगर उसका जो भी है, आप हमारे मकसद में एक बात याद रखिएगा कि अगर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो मुल्क में क्राइम ही खत्म हो जाए। मुझे क्राइम ही खत्म हो जाए। दुबई में कितने रोज कत्ल होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, कितनी चोरियां होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और रूल ऑफ लॉ हो, कानून को हाथ लेते हैं, सबके लिए कानून बराबर हो, सबके लिए कानून बराबर हो, सब पर एक जैसा एक्शन हो, किसी के लिए ये ना हो कि एक पार्टी इस्लामाबाद एंटर हो रही है, दफा 144 का नफाज है तो पुलिस उन पर शेलिंग कर रही है, आंसू गैस लाठी चार्ज। सर मेरी बात दुनिया में देखा ऐसा ना हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोहरा मयार, जज पार्टी बन गया। सर मैं बताता हूँ, मैं जज साहब पे भी आता हूँ, यहाँ पर ऐसा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। दफा 144 का नफाज बनाओ, क्यों नहीं बनाता? वो कहते हैं तुम जब उसके ऊपर देखें, इन्होंने अपनी मर्जी के कानून बनाए हुए हैं ये चीफ जस्टिस साहब ने, कि जब किसी के पास रेफरेंस आता है, ये वही जगह है कि रेफरेंस के बावजूद वो सदारत कर सकता है, उसके खिलाफ सर आइन के मुताबिक चल सकता है, कानून के मुताबिक फैसला बदला जाए। अगर कोई गलत है तो उसको बदला जाए, किसने बदलना? आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं चीफ जस्टिस साहब। गलत बात है, मैंने इसको नहीं कहता। सर जिसके ऊपर इल्जाम हो वो क्या सदारत करके अपना फैसला अपने खिलाफ देगा? कैसे देगा? कैसे हो सकता है? इल्जाम लगाने वाले कौन है? इल्जाम लगाने वाले कौन है? इल्जाम तो सामने है, टोटली सामने है। इल्जाम लगाने वाले वो शख्स हैं, जब वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में इस टाइम की ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कहते हैं कि अगर हम आपके साथ ना मिलते तो आपने जेलों में होना था सबने, और आपकी गाड़ियों पे झंडे हमने लगवाए। राजा रियाज साहब के अल्फाज हैं, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराता हूँ। ये तमाम वो लोग हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जब रात 12 बजे अदालत खुली कासिम सूरी रेफरेंस के लिए, इन्हीं को वजीर आजम बनाया गया, इसी चीफ जस्टिस की वजह से। यही चीफ जस्टिस साहब थे, इन्हीं के फैसले की वजह से वजीर आजम बने हैं शहबाज शरीफ साहब। तब ये कहते थे कि इससे बेहतरीन बंदा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, आइन और कानून की बालादस्ती हुई है, मुल्क में आइन की जीत हुई है। आज ये शख्स बुरा इसलिए लग रहा है कि आज भी वो उसी तरह आइन और कानून की बात कर रहा है, लेकिन इनके हक की बात नहीं कर रहा। हम मुल्क को पीछे ले जाने में सबसे अहम किरदार
जो है वो हमारी सुस्ती का है। हमारा देखिए बिलाल साहब, उस दिन तरीके हुई, खामोशी से तुम इस्तीफा दो, घर जाओ। कौन इस्तीफा दे? इमरान खान। अच्छा, बाद में उसका अमेरिका फिर यूटर्न ले लिया। सुने, ये छोटी बात नहीं है, उसको पूरा दिन पूरा तमाशा बनाया गया। मैं नहीं देता, मैं समझिए तोड़ दो। हाँ, जो उस वक्त गलत फैसले हुए उसके ऊपर आर्टिकल 6 ला के सजा हो जाती, ये मुल्क का ये हाल ना होता, वो लोग सूंह के साथ चल रहा होता। लेकिन हम हर जगह पे कह देते हैं पार्टीबाजी आ जाती है। पार्टीबाजी से मुराद कि जजेस ने अपनी पार्टी बना ली, अपनी चुनाव कैम करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, यानी जब वो नून लीग के हक का फैसला किया तब क्या वो नून लीग की पार्टी थे? देखिए बात सुनिए, इसका जब नून लीग के हक का फैसला किया, देखिए वो उसका मुतबादल, उसका नियम बदल कुछ था ही नहीं। जब कैसी बात कर रहे हैं? वो नहीं छोड़ रहा था सर, आईन और कानून की बात हो रही है। उस वक्त भी आईन के मुताबिक फैसला था, आज भी आईन के मुताबिक फैसला किया जा रहा है। तो इमरान खान 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आईन के मुताबिक बात थी और आईनी बात ही थी कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। किसने अपोज किया इसको? पहली बात ये है, किसने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है? साहब एक बात सुने जी, एक बंदा अपनी ना दी खातर क्यों असम्बली तोड़ता जब उसके 3 महीने बाकी रह गए? एक बात, उसको क्या जरूरत थी असम्बली तोड़ने की? उसको क्या जरूरत थी? अदर इत्तेमाद आया, बीच में बैठता, मुकाबला करता, अपोजिशन में आता, 6 माह बाद साल अपनी जो नफसी डाल के डॉलर कहां से कला ले गया, सारा कसूर नफसा नफसी का। डॉलर वो ले गया मुल्क में 170 पे डॉलर स्टेबल रखा हुआ था, 165 पे 70 की फ्लक्चुएशन थी पाकिस्तान इंसाफ के टाइम पे। जब एक बेहतरीन गवर्नमेंट चल रही थी मियां नवाज शरीफ की, बड़ा सर मियां नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें सिर्फ इस टाइम पे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर ही नजर आते हैं और कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो लंदन में बैठे हैं। नवाज शरीफ की बेहतरीन गवर्नमेंट चल रही, डॉलर 100 के अंदर था और उसको पनामा लीग आई, जब उसमें अमेंडमेंट करके कुछ ना मिला। अब पनामा लीग इमरान खान ने दी थी, पनामा लीग की इमरान खान ने दी थी। अच्छा ओके, अच्छा सवाल किया, मैं सवाल करता हूँ। उसमें 400 के ऊपर में भी इमरान खान शामिल था, उसमें 400 से लोग थे, सबने करप्शन की हुई थी, सबने अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बनाई हुई थी, सबने मुल्कों से पैसा चोरी किया हुआ था, उनमें से फहरिस्त थे नवाज शरीफ साहब। उसमें देखिए 400 लोग थे, 400 से ज्यादा, 465 400 में से 400 से ऊपर कह रहा हूँ। उसमें जनरल शामिल थे, उसमें जजेस शामिल थे, उसमें बिजनेसमैन शामिल थे, उसमें टेक्नोक्रेट का शामिल थे। सिर्फ एक बंदे को निशाना बनाया गया जिसका नाम था मोहम्मद नवाज शरीफ, और निशाना बना के अब सब किरदारों ने कह दिया कि हमसे गलती हुई। वो जो साकिब निसार है, जिसने सादिक मीन कहा था इमरान खान को, वो भी कह रहा है कि हाँ मैं तो ऐसे नहीं कहा था। और भाई आप क्या कर रहे हो सर? सादिक और अमीन की बात स्टेबल करके आपने 3 मुल्कों को, सादिक और अमीन की बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ। साकिब निसार साहब ने ये कहा है कि मैंने सादिक और अमीन जिस बात पर इमरान खान को कहा था, मेरे पास जो रेफरेंस आया था उस रेफरेंस की मैंने तहकीक की, उसके मुताबिक कहा कि ये शख्स सादिक और अमीन है। उस केस के अंदर कहते हैं मैंने उस केस की हद तक डिसीजन दिया था, और जो मैंने दिया था मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि उस केस की हद तक वो शख्स सादिक और अमीन था। अब इसमें पीडीएम इत्तेहाद को तो तकलीफ हो रही है, जिस तरह से साकिब निसार साहब का एक गुड गेस्चर, एक खुश इखलाकी पर लोगों को ऐसे तकलीफ हो रही है, जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान वहां पर आता तो चीफ जस्टिस साहब को उठकर शायद जूते मारने चाहिए थे शख्स को रोस्टर रूम में जाके। इससे खुश इखलाकी क्यों की? एक देखिए, एक नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल में उसको जैसे बिहेवियर होना चाहिए कर देना चाहिए, लेकिन उसके सर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अच्छा तरीका वाकया एक सुना दे मुझे, बिलाल साहब आपको चैलेंज करता हूँ, जिसमें मुल्जिम को मर्सिडीज के ऊपर बुलाया गया हो, वो उसको कह दिया घर जाओ, जाके मजे से बैठो, अपने यारों दोस्तों को बुला लो, कपिशन आराम से। सर इसलिए कि वो शख्स मुल्जिम नहीं था, उसकी गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी, वो गिरफ्तारी गलत थी, वो सारा मैटर गलत हुआ था, इसलिए उसको ऐसे बुलाया गया वहां पर। हमारे मुल्क की बदकिस्मती कह ले, ये बदकिस्मती से ऊपर क्या हो सकता है कि हमें एक सिंपल सा केस है, उसको इसी वजह से हमारे मुल्क में दिन दिन हमारे मुल्क में नफसा नफसी फैल रही जा रही है। फैल रही है क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। क्यों फैल रही है? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम सच्ची बात नहीं करते हैं, हम गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं चैनल्स पे भी बैठकर। बिलाल साहब सिंपल सी बात होती है, मैं देखिए 40 बंदों का कातिल बाहर घूम रहा है सिर्फ कानून की नाकामयाबी की वजह से। लोग डाका डालते हैं, महीने बाद जमानत हो जाती है, चोर चोरी डालते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, पुलिस के आई अफसर से मेरी मुलाकात महीना पहले हुई, कहता है हमारा पुलिस का मोराल ही खत्म हो गया हुआ, हम जख्मी होके शहादत दे के मुल्जिम पकड़ते हैं, कोर्ट अगले दिन जमानत ले लेती है मुका करके। ये सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। इसके ऊपर तो आपको पता है 40 लाख केस पेंडिंग है,
वो लोग क्या कसूर है, 40-40 साल से चक्कर लगा रहे हैं, क्या कसूर उनका? छोटा सा केस होता है, 10 साल वैसे रख जाते हैं। क्या होता है कि ज्यादा पैसे ले ले, हम ज्यादा पैसे दे देते हैं, लोगों दे दे, उनका स्पीड करके उनका फैसला दे। सर लोग आपके इंसाफ मांगते हैं। मुस्लिम लीग नून, जिसकी आप काफी भरपूर सपोर्टर हैं, नहीं मैं सपोर्टर नहीं, मैं इसको बात कितने साल उनकी हुकूमत रही है सर? गलत हुआ नहीं होनी, गलत हुआ करने की हुकूमत ही गलत रही है। नहीं, जो भी गवर्नमेंट आई है उसको चाहिए था कि जो बेसिक मसाइल है जल्दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने भी गलत का ही साथ दिया और गलत ही करते रहे। इसमें मैं और नहीं बोलना चाहता कि इसके अंदर मुल्क में अगर क्या जाता है इनका, चाइना ने अपने इकानमी कंट्रोल की, चाइना ने अपने 70 लाख करोड़ आदमी जो गुर्बत की लाइन से नीचे था उसको ऊपर लेके आया। एक बात के ऊपर, करप्शन के ऊपर सजा मौत करे। ये इमरान खान 4.5 साल आ रहा है, इसको क्या मसला था? आते बिल पेश करता कि करप्शन के ऊपर ये होगा, ये मसाइल होगा, करना चाहे थे, नहीं करने दिया गया भाई, नहीं करने दिया तो उसी वो बोलता, बाहर आ जाता। ऐसी मिसाल मौजूद है कि मेरा नाम मुझे दिन से निकल गया, वो सरबराह था मुल्क का, वो आया, जब उसने फील किया उसने कहा मैं इस्तीफा देकर घर जाता हूँ। अवाम ने उसको 3 गुना ज्यादा पावर देकर उसको पावर दे दी। अब इसका देख रहे तुर्की का, दूर कहाँ जाना है? अभी एक कमरा टूटा उनका, कल उनके इलेक्शन हुए हैं, अभी संडे वाले दिन 14 मई को, पता मजा आ गया उनका। एक सिस्टम का है, उसके 50% वोट नहीं हुए, दोबारा इलेक्शन में लगे हैं, ना किसी का शौक, कानून का मुताबिक चल रहा है। हमने अपने दारों को जो पहला देखे आजाद किया ही नहीं है, हमने उनकी गर्दन दबाई रखी है, जिसका ये रिजल्ट है। लोग आगे जाते हैं, हम रिवर्स जा रहे हैं। हम कहां पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें चाहिए सबसे पहले मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, रेट कायम होनी चाहिए मुल्क की। कोई केस आए साल के अंदर फैसला, 6 माह के अंदर फैसला, 3 माह के अंदर फैसला। मैं देखूंगा मुल्क में कहां गुंडागर्दी होती है, कहां लोग आराम सुकून के साथ काम होगा। आपने खानदानों के खानदान बर्बाद कर दिए। मैं अभी एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, एक कानून की पोजीशन पे। एक अच्छे खासे बिजनेसमैन का घर चल रहा था, खूबसूरत, अच्छा, वो अच्छा टैक्स भी दे रहा था, अरबपति था। घर आके मुल्जिम ने उसको बेटे को कत्ल किया जी। उसके बाद उसको इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने मुल्जिम को बाहर भिजवा दिया जो कत्ल करने वाला था जी। और उसकी जमानत हो गई। फिर उसके घर उसकी बड़ी बेटी घर आके बैठ गई कि वो हमें धमकियां मिल रही हैं। मुझसे जी बात, क्योंकि हमारा मौजूद ये नहीं है कि वो बंदा, उसका बेटे ने जाके ऑस्ट्रेलिया में अपने उस कातिल को कत्ल किया, उसको उम्र कैद होगी। इंसाफ पाकिस्तान में नहीं मिला, उसका घर बर्बाद हो गया। और उसकी जो बेगम है, वो उसकी उम्र 45 साल है, वो लग रही है 80 साल की। रात दिन बदवाएं देती है इस गवर्नमेंट को, इस जजेस को बदवाएं देती है कि आया। वो कहता है मुझे इससे क्या है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, इंसाफ नहीं मिला मुझे, हमें दोनों हाथ में लेना पे। अगर ये घर घर की कहानी है, गवर्नमेंट को नहीं सोचते चलना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट को बदवाएं देती है, बाकी लोगों को बदवाएं देती है, तो वो जजेस को सबको देती है बदवाएं। वो रात को चीखें मारती इस वजह से कि मेरा बेटा मेरे सामने कत्ल किया है और मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे छोटे बेटे ने जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके कत्ल किया, वो भी उम्र कैद में वहां चला गया 2 माह के अंदर, मेरा घर उजड़ गया। मैं क्या किया? हमें क्या इंसाफ देते हैं? ये थका देते हैं तक चक्कर लगा लगा के मुद्दई खुद कहता है उस मुल्जिम से कि जनाब माफी जाए, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मुझे फारग करें, मैं सुलह करता हूँ। ये खर्च चल रहा है आपका। मौलाना साहब ने जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है, क्या वो काबिल मुजम्मत है? वो इस वजह से मैं कहता हूँ, जो हमने शुरू किया हुआ ना जी, वो अगर पहले देर से गर्दन दबा दी जाए, कोई भी हो, आज मौके ना हो, हम गर्दन नहीं दबाते, हम देखते रहते हैं। मुज़ाकरात हो रहे थे मौलाना साहब से, और मुज़ाकरात हुकूमत कर रही थी अपने इत्तेहादी से। जबरदस्त एक माहौल बना हुआ था कि मौलाना साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि काइंडली आप रेड जोन में ना आएं। आपने भी खबरें सुनी, मैंने भी खबरें सुनी, उसमें गवर्नमेंट लास्ट टाइम तक कर दी, लेकिन वो भी कह रहा था कि अगर इमरान खान बदमाशी कर सकते तो हम क्यों ना हम एक पुरअमन जुलूस करें। उन्होंने पुरअमन किया, उन्होंने कोई कमला टूटा, अगर इमरान खान बदमाशी कर सकता क्यों ना हम भी बदमाशी करें। नहीं, उन्होंने कहा कि हम पुरअमन करेंगे। खिलाफ वर्जी सर किया है, कानून की धज्जियां उड़ा दी। देखिए कानून की जब हुक्मरानी नहीं होगी, पार्टीबाजी बनेगी। इस वक्त जजेस पार्टी बने हुए हैं, आपके सामने है। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ? यही कानून मुखालिफिन के लिए तो बड़ा एक्टिव होता है। इधर वो अरेस्ट होते हैं, उधर जमानत, क्यों हर आदमी को दें। क्यों नहीं लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर? क्यों नहीं आंसू शैलिंग हुई वहां पर? मरियम नवाज पर पार्टी पर भी लाठीचार्ज होता। पता चलता कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी है। यहाँ पर यही पुलिस जो अपोजिशन के लीडर्स को मारती है, हुकूमत के लोगों को भी मार रही है जब वो कानून के खिलाफ आ रहे हैं किसी जगह के ऊपर। ऐसा क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने उस वक्त तक कभी लाठी नहीं चलाते जब तक उसको देखे। आप क्या बात करते हैं? जब तक ऑर्डर्स नहीं आते नहीं, जब तक वो ऊपर उनके जो ग्रेले बनाई हैं मारने के लिए पत्थर के साथ, जो उन्होंने पेट्रोल पंप
फेंके सर। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले को पुलिस फौरन अरेस्ट करती है, उनके खिलाफ एक्शन करती है। गुलेलों की, पत्थरों की जरूरत नहीं है। जब इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई है, जो भी खिलाफ वर्जी करे, यानी दफा 144 क्या होती है कि 3 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी आप किसी मजमे की सूरत में कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर होंगे पुलिस आपके खिलाफ एक्शन करेगी, गुलेल की जरूरत नहीं है वहां पर। अब यहाँ पे जब दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है, पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं किया? मुझे बताएं, अगर जब कंटेनर लगा हुआ था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बना था, उस वक्त भी जब वो धमकियां दे रहा था, तो उस वक्त भी कौन सा वो उसको पकड़ा गया? अगर पहले हम पता क्या करते हैं, पहले पौधे को खुद पानी देते हैं, जब दरख्त बन जाता है फिर काटते, वो काटता नहीं है। कितना मर्जी बड़ा बदमाश हो, मेरी बात याद रखिएगा, जितना मर्जी बड़ा बदमाश हो, एक SHO की मार होता है, एक SHO को फ्री हैंड दे दें आप, ठीक है। मैंने देखा है कि जो लोग डरते हैं एक ऐसे बंदे से, बदमाश बड़ा बड़ा जी इसने कत्ल किया ना, वही बंदा मैंने देखा लेटरियां ले रहा था SHO के कमरे पे कि मुझे माफी दे दो, मैं नहीं करता। ये कानून की हुक्मरानी होती है। अभी आपने देखा ना, थोड़ा सा निकला है रेट का कि हाँ फौजी अदालतें बनने लगी हैं या वो होगा, तो उसी वक्त लोग आए हैं सुकून के साथ बह गए हैं। हमें ये चाहिए, हमें डंडा चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो। ये गवर्नमेंट चलती डंडे से है। जैसे देखे, हमें सुकून चाहिए, आपने हर बंदे को बर्बाद करके रख दिया। हमें चाहिए मुल्क स्टेबल हो, हर कोई अपना बिजनेस करे। हमने क्या है, 6 साल से 8 साल से क्या चल रहा है? नफ्सा नफ्सी का आलम बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमने पहले दिन पटा डाल देना चाहिए, कानून के पहले दिन हुक्मरानी होनी चाहिए। ये जो जजेस रात है, मेरी इनसे अपील है कि आप लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दें साल के अंदर। इसका कोई लाया अमल तैयार करें, इसको बस 100 मॉडल लेके डायरेक्शन दें, ताकि लोग आपको दुआएं दें। अभी हर घर जिसके साथ ज्यादती होती है, वो सबसे पहले जजेस को, फिर हुक्मरानों को देता बदुआएं। मैंने देखा नहीं, देखिए वो तो ज़ाहिर है बदुआएं तो हर शख्स देता होगा अपनी अकल समझ के मुताबिक। यहाँ पर जिसके साथ भी गलत होता है, उसकी कोशिश यही होती है, जब कोई शख्स कमज़ोर होता है, कुछ नहीं कर सकता, हाँ, बदुआ ही देता है, और क्या करे, वो क्या करे। यहाँ पर इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुकूमत जब करती है, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि किसी भी खिलाफ वर्जी को जब आप पौधे को पानी देते हैं, वो बड़ा हो जाता है, तनावर दरख्त बनता है, काटना मुश्किल हो जाता है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी जो मौलाना फजलुर रहमान ने और हुकूमत ने खुद की है, पीपल्स पार्टी के लोग थे, नून लीग के लोग थे, मौलाना साहब के साथ मदरसे के बच्चे थे, इन सब ने मिलकर जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वरना ये कदावर दरख्त बनेगा। कल को कोई भी हुकूमत आएगी, जब उनका दिल करेगा, उनका इत्तेहादी जो चाहेगा करेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है। यहाँ पर अब मैं एक और आपसे सवाल करूँ, अब इस टाइम पे CM पंजाब ने शर पसंदों से किसी किस्म की रियायत ना बरतने का कह दिया है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस का मुहासरा हो चुका है, पुलिस की भारी नफरी तैनात हो चुकी है, और फिर से ज़मान पार्क ऑपरेशन होने जा रहा है। इमरान खान साहब इस टाइम पर जो फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी का खदशा है और मेरी रिहाइशगाह का मुजाहरा हो चुका है, क्या करेंगे मेरे साथ, बहुत से खदशात का उन्होंने इजहार किया है। साथ ही बार बार तरदीद भी कर दी, कह भी दिया कि मेरी फ़ौज है, मैं इस फ़ौज के साथ हूँ, मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा दिफा अपनी फ़ौज का खुद किया है। ये सब बातें भी वो कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या हंसना चाहिए सर? नहीं बिलाल साहब, वो अकेले नहीं कर रहे, उनकी सारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, सिर्फ डंडा देख के, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अगर डंडा ना होता तो आप देखते उससे ज्यादा ये शो कर रहे होते, उससे ज्यादा आग लगा रहे होते। आज उससे ज्यादा वो जहाँ वो फौज के ऊपर हमले कर रहे थे या कैंट में जा रहे थे, वो ज्यादा उनके कर रहे होते। सर मियां नवाज शरीफ, अब उनकी मजबूरी बन गया कि डंडा आ गया, जीटी रोड पे पता लग गया कि मुझे नहीं लगेगा ये जो जजेस साहब मेरे साथ लगे हुए हैं, अब मेरे साथ इंसाफ होगा। देखिए, आप किसी को एक करके बोले, इसके ऊपर पर्चा होता है, फिर दर्ज होती है। मैं आपको मियां नवाज शरीफ पे नहीं हुआ है? जब उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर और उन्होंने एक हसास इदारे के सरबराह के ऊपर, DGI के ऊपर बाकायदा नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का दौर था, GT रोड से तशरीफ ला रहे थे मियाँ साहब, मुझे क्यों निकाला जहाँ से फेमस हुआ, उस मुझे क्यों निकाला के साथ जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे उस वक्त की आर्मी चीफ के ऊपर, DGI के ऊपर, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? बिलाल साहब, आप एक बात करते हैं ज़मान पार्क की, फिर आप उस तरफ ले गए सर। इसका जवाब मैं कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ, मैं जवाब देता हूँ, नून लीग के इतने फैन फॉलोअर हैं, मैं जवाब दें। उसने क्या बात की थी कि मुझे क्यों निकाला? ना उसने किसी को ये बोला था, ना बाजवा साहब का नाम लेकर, जनरल फैज साहब का नाम लेकर बाकायदा तनकीद की थी। बाजवा का जो हाल इमरान खान ने किया है, मैं खुद कान पकड़ता हूँ कि कानों को हाथ लगाता हूँ। नो बिल्कुल नहीं। जो इसने किया, जो उसकी फैमिली तक गया है, जो उसके रिकॉर्ड निकाले हैं, जो ये बोल रहा है
जो उसको गद्दार तक कहा गया है उसको बाजवा को, और इतनी बात की, मैं कहता हूँ इसके ऊपर 1% भी नवाज शरीफ ने नहीं कहा। उसने कहा अपना क्या मुझे क्यों निकाला, और सही था कि भाई जब मुल्क सही चल रहा है आपने नफसा नफसी देख ली उसको लाके, फिर सारे वो लोगों ने जो लेके आए थे उस वक्त इमरान खान का जो दौर था उसमें कोई नफसा नफसी नहीं थी, उसके जाने के बाद नफसा नफसी पाकिस्तान में शुरू हुई। इमरान खान का दौर 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, कोरोना का बैड पैच पाकिस्तान ने फेस किया। 2019 से लेकर 2021 तक जो मुश्किल तरीन हालात पूरी दुनिया के ऊपर थे, महंगाई डबल से भी ज्यादा हुई पूरी दुनिया के अंदर, वो मुश्किल तरीन पैच को इमरान खान ने गुजारा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करके छोड़ा। हकीकत ये है, हमें हकीकत से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। तमाम स्टैट्स ये बताते हैं, देखिए बात सुनिए, तमाम स्टैट्स ये बताते हैं। फिर जब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मैं 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करूंगा। मेरी बात सर क्या ठीक की मईशत 6 माह? मेरी बात सुने, जब इमरान खान के वक्त शोर पड़ रहा था महंगाई का, तो कहता था कि मेरे साथ जो गवर्नमेंट दी मुझे शहबाज शरीफ और अपना नवाज शरीफ ने, उसकी वजह से हुआ है। वो तो आए पहले दिन से, जो आप उसका निकाल लें, किसी माहिर इकानमी को बुलाएं, माशियात को बुलाएं, उससे पूछें कि इससे जाते जाते क्या हरबेली यूज की है, पेट्रोल सस्ता कर दिया महंगा लेके, क्या हरबे यूज किया। मुल्क देखे, मुल्क हम सबका है, मुल्क को अनस्टेबल करना लीडर नहीं करता। अब मैं तैयब एर्दोगान 94 का आया हुआ है इक़्तिदार में, 23 आ गया, फिर जीत गया। ये होती लीडरशिप, ये लोग होते विजन, जो आंखें बंद करके काम करता चला गया, काम करता चला गया, सारी जमातें इकट्ठी होकर उसको जीरो नहीं कर सकी, ये होती है। जब इसका हुआ है तो कुदरती बात सारा मलबा बन गया इसके ऊपर, मियां शहबाज शरीफ के ऊपर, महंगाई का मसले का जो इसका उसने किया। अब वो कह रहे हैं ना, अब किसी लीडर का कहना ये डिफॉल्ट हो जाएगा हफ्ता बाद, इसके सारे बंदे बोलते थे यार कुछ ख्याल करो, मुल्क हम सब का है, डिफॉल्ट हो जाएगा, मजलूम बाम किधर जाएगी, तुम इसके वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, फिर दोबारा आ जाओगे। ये कभी नहीं होता ऐसे कि आप अपने मुल्क को खुद कहना शुरू कर दो। कभी हुआ है घर का सरबराह बोले मेरे घर के बच्चे नाफरमान हो गए हैं, आओ बचाओ, हम एक गाँव की तरह रह रहे हैं, मुल्क ग्लोबल विलेज है पूरा दुनिया, एक घर पे शोर हो रहा हो, कोई रिश्ता देगा वो उस घर पे, कोई वहां आएगा पैसा देगा, वो आपको और धक्का देगा। हमें तो बर्बाद कर दिया। इंडिया वो नहीं कर सका 75 सालों में, जो इमरान ने करके दिखाया, वो खामोश होकर बैठ गए हैं। वो हमें हमारे खिलाफ क्यों नहीं बयान देते, कहते ठीक है ये खुद ही लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, हमें क्या दोते हमला करने की, अब ये खुद ही तो कमजोर हो रहे हैं। इससे पहले इंडिया कौन सा हमला कर रहा था सर? 76 सालों में इमरान खान के पौने 4 साल दौर के अंदर पाकिस्तान पर कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। फरवरी में आप भूल गए, वो जो फरवरी में हुआ था, 5 फरवरी थी शायद, जब वो उनके आए थे ड्रोन अटैक, उनका जो त्यारे अंदर आए थे, फिर बाद में हमने जवाब दिया, फिर बाद में उनका पालन 2019 की बात है, इमरान खान के वक्त की बात है। मैंने ड्रोन अटैक का सवाल किया कि सर इमरान खान के दौर के अंदर ड्रोन अटैक्स क्यों नहीं हो रहे थे पाकिस्तान पर? मियां नवाज शरीफ के दौर में कब हुए? सैकड़ों हुए। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में सैकड़ों ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 496 ड्रोन अटैक्स हुए हैं जरदारी साहब के मियां नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में मिलाकर। वो पहले हुए हैं, जब पहले कब? पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं, के दौर से पहले जब पीपल पार्टी थी। मुझे इसके बारे में सही नहीं पता सर, मैं आपको बता नहीं पता। 496 ड्रोन अटैक्स हुए हैं इन दोनों टेन्योर के अंदर, और इमरान खान साहब के आने के बाद एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। देयर इज सम डिफरेंस इन द लीडरशिप। नहीं ये सारी नहीं, ये आप अपना सही करें, मैं सही कह रहा हूं। नहीं, ये उसी वक्त हो गया। कंफर्म कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा कि ड्रोन अटैक्स कितने हुए हैं, इसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, 460 ड्रोन अटैक्स के लिए जिसको अच्छा काम करना चाहिए करना चाहिए। अगर उस तरह की वजह से नहीं हुए तो अच्छी बात है, हमें तनकीद बड़ा तनकीद नहीं करनी जी। जहां चाहिए था खामोशी के साथ मुल्क के हालात ना होते, ना नफसी होती, कानूनी तौर पर लीगली तौर पर उसको कबूल करो, आराम से कर जाओ। दोनों सबने तुम्हारे पास पावर चल रही है, तुम वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे 2-3 देखो, कश्मीर में तुम्हारी गवर्नमेंट, बलोचिस्तान में तुम्हारी गवर्नमेंट, सॉरी मैं कह रहा हूँ गिलगित-बल्तिस्तान में है, केपी में, पंजाब में तुम्हारी, और भाई तुम अपोजिशन में बैठ के दोबारा कोशिश करो, आ जाओगे। तुमने कहा पहले दिन से कि मैं नियत करके निकलो कि मुझे उतारा गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। पार्लियामेंट जो चल रही है इस टाइम पे, कोई ऑपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, और राजा रियाज साहब भरपूर मुखालिफत करते हैं, खुले अल्फाजों के अंदर इमरान खान की बेइज्जती करते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, जबकि उसी के नाम पर जीत कर आए। बिलाल साहब, सर टाइम खत्म हो गया। आज कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, MNA ने
एक इस्तीफा दिया है। आमिर कियानी साहब सियासत छोड़ गए हैं, उन्होंने कहा जी मैं सियासत ही नहीं करूंगा, न जाने कितने लोग क्या करेंगे। लेकिन ये सब कुछ एक ही जमात के खिलाफ क्यों हो रहा है? ये एक जमात के खिलाफ नहीं हो रहा। जो शोर डालेगा, जो टापू बनेगा, जो मुल्क की बर्बादी चाहेगा, उसके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल लिहाज नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, किसी का नहीं होना चाहिए, कोई भी हो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो असल किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया इलियास मंजीर शेख साहब। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।